आप सबों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल T20 मैथमेटिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर आप लोगों के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वह SSC GT का हो या MTS का हो या CGL का हो या रेलवे ग्रुप डी का हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को भी सिलेक्ट किया हूँ। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना है, मैं उन्हें भी सिलेक्ट किया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन का नंबर है, कृपया आप उस नंबर से कोई लेना देना नहीं। मैं इस क्वेश्चनों को किसी न किसी सेट से सेलेक्ट करता हूँ, इसीलिए ये नंबर कुछ भी हो सकता है। हालांकि कल या परसों के वीडियो में भी 52 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो कुछ दूसरा क्वेश्चन था। लेकिन आज जो 52 नंबर का क्वेश्चन आया, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है। तो मुझे बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आप सेम ही क्वेश्चन का बार बार रिविजन करा रहे। तो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, आप वो वीडियो भी जाके दे सकते हैं कि 52 नंबर में वो दूसरा क्वेश्चन था। मैं प्रत्येक दिन अलग अलग सेट सेलेक्ट करता हूँ, तो वो इसमें भी हो सकता है कि 52 नंबर का मैथ में आ गया होगा क्वेश्चन वो। तो चलिए हम अब आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहा जा रहा है कि एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप जो है उस पूरे होज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे समय पूछा जा रहा है। सबसे पहले एक बात बताइए हमें, ये जो पहला वाला जो होज जो है ये 12 घंटे में भरता है, तो मैं अगर 1 घंटे का अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे में ये होज का कितना भाग बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है 1/12 भाग बढ़ेगा। चूँकि 12 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में 1/12 भाग बढ़ेगा। और ये भाई साहब जो है 18 घंटे में पूरा खाली करते हैं, तो 1 घंटे में 1/18 भाग खाली करेगा। तो मैं 1 घंटे का टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। चूँकि ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो माइनस होगा। अगर दोनों भरता ही तो प्लस करते, लेकिन ये भाई साहब खाली कर रहा है, इसलिए माइनस कर दिए। चलिए एलसीएम लेते हैं। 18 और 12 का एलसीएम 36 हो गया। 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, मतलब 1/36। तो अर्थात वो 1 घंटे में 1/36 भाग भरेगा। तो पूरा होज को भरने के लिए कितना 36 घंटे का समय लगेगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। 1/36 भाग, चूँकि 1 घंटा में भरता है तो पूरा भाग भरने के लिए उसको 36 घंटा का समय लगेगा। तो ये 36 घंटा आपका बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहले रेलगाड़ी की रफ्तार यानी उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार यानी उनकी चाल हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसे मैं पहले आपको प्रैक्टिकली रूप से समझाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी ये 150 मीटर लंबी है, ये 150 मीटर लंबी है। और एक दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी कड़ा की विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब कि ये इस दिशा में जा रही होगी तो ये इस दिशा में आ रही, और इसकी लंबाई भी दी गई है 100 मीटर की है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पार करता है। एक दूसरे को आप ही बताइए, एक दूसरे को अगर ये दोनों पार करेगा तो ये 150 मीटर की लंबाई और ये 100 मीटर की लंबाई, पूरा पार करने में पूरा इसे अपनी भी लंबाई पार करना पड़ेगा, साथ ही साथ दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई पार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं कुल दूरी की बात करूं, तो कुल दूरी की अगर बात करूं तो वो कुल दूरी 150 प्लस 100 यानी आपका कुल दूरी हो जाएगा 250 मीटर। यहाँ तक बिल्कुल सही। अब एक चीज़ और दिया गया है कि पहली रेलगाड़ी की जो चाल है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी की हमसे चाल नहीं दी गई है, तो हम इसे मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इस पूरे दूरी को पार करने में हमें ये समय दिया गया है, और ये समय हमसे कहा गया है, समय जो हमें दिया गया वो कहा गया है 10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, इतनी जानकारी हमारे पास मौजूद है। अब चलिए मैं इस सवाल में क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो चाल जो दिया गया ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, जबकि और सारी डाटा जो हमें मीटर और सेकेंड में दिया गया है, तो हमें ओबियसली सी ये जो किलोमीटर प्रति घंटा उन्हें मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जाके हम इस सवाल पे इस चाल को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चाल जो हमारे पास दिया गया है वो है सबसे पहले हमें यहाँ सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। अब ये सापेक्ष चाल क्या होता है, चूँकि ये एक दूसरे को पार कर रहा है ना,
एक दूसरे को पार कर रहा है, तो इसलिए इसकी चाल और इसकी चाल आपस में जुड़ जाएगा। एक दूसरे को पार करने में इसकी गति भी और इसकी भी गति आपस में, दोनों गति आपस में जुड़ जाएगी। तो ये सापेक्ष चाल हो गया 30 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सापेक्ष चाल को हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, और आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। लेकिन मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के बाद आप इसे कैलकुलेशन नहीं करने लगिएगा, इससे सवाल और आपका भारी हो जाएगा। आप यहीं रहने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है एक अचर संख्या। चलिए अब हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं। यहाँ हमसे दूरी दिया गया है, दूरी दिया गया है कितना, 250 मीटर, और दूरी बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, चाल गुने, क्या होता है, चाल गुने समय। बिल्कुल सही, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो ये तो चाल दिया हुआ था और समय 10 सेकंड दिया हुआ था, तो और दूरी 250 मीटर, अर्थात ये दूरी और ये दूरी आपस में इक्वल होगा। चलिए अब यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 250 और ये साइड वाला जो चूँकि 30 + x को रखेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ 18 आ गया गुना के रूप में, और ये 5 × 10 यहाँ भाग के रूप में, 0 से 0, 5 से 5 बार में, यहाँ 30 + x बचा। अब इसे ये हो गया 18 × 5 = 90, और ये 30 को अगर इस साइड लाएंगे तो ये घट जाएगा, इक्वल टू यहाँ x के बराबर आ गया। और हमें x ही तो पूछ रहा था, तो x हम किसे माने थे, x इक्वल टू हो गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते x हम यहाँ क्या माने थे, दूसरी रेलगाड़ी की चाल, और हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में भी हमसे पूछा रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, जो कि सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे कहा जा रहा है कि एक नौ धारा के अनुदिश, मतलब अनुदिश का मतलब होता है कि धारा की दिशा में 8 घंटे में तय करती है। कोई दूरी होगा धारा की दिशा में जिन्हें 8 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती, मतलब कि धारा के प्रतिकूल, जिधर धारा बढ़ी ना उसके विपरीत। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 9 द्वारा तय की गई यात्रा और एक ओर की दूरी क्या होगी, मतलब कि 9 जो एक ओर जो जाती है उसकी दूरी टोटल हमसे पूछा जा रहा है कि क्या दूरी होगी। चलिए मैं पहले इसे प्रैक्टिकली रूप से समझाता हूँ। होता क्या है कि अगर इस सवाल को मैं डायरेक्ट बना दूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और मैं यहाँ सवाल बनाने के पर्पज़ से नहीं, आपको सवाल सिखाने के पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लेते कि ये धारा है, ये धारा इस प्रकार से, ये धारा मतलब क्या, नदी जो बहती है ना उसी को धारा, ये इस प्रकार से इधर इधर बह रहा है, ठीक। ये मतलब इस ओर बहा रहा है, इस ओर बह रहा है, इस ओर बह रहा है। तो इसकी चाल भी दी गई है, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये धारा बह रही है। और इस पर कोई नौ वाला जो है, यहाँ कोई नौ वाला है, ये नौ जो है ना, इस धारा के अनुदिश, मतलब धारा की दिशा में जा रही है, तो इसे 8 घंटे का समय लगता है, इसे 8 घंटे का समय लगता है, ठीक। कहाँ तक जाने में, कोई छोर होगा उस छोर तक, मानते इस पॉइंट तक जाने में। अब इस पॉइंट से फिर ये 9 वाला लौटेगा भी ना यहाँ सवारी को लाने के लिए, तो यहाँ जो लौटता जो है इस ओर जब जाता है तो इसे समय लगता है कितने देर का, ये इसे 10 घंटे का समय लग जाता है, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक लौटने में। जाहिर सी बात है, धारा के विपरीत जाने में तो जानते हैं कि धारा के विपरीत जाने में इस चाल में से उस चाल को घटा के जाना पड़ता है। अब यहाँ हमें पूछ रहा है कि ये 9 द्वारा एक ओर में तय की गई दूरी हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम 9 की चाल यहाँ मान लेते हैं। 9 की जो चाल है हम यहाँ तत्काल इसे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, 9 की चाल। अब एक बात बताइए, अगर 9 जो है धारा की दिशा में चलेगा, जिधर धारा जा रही है, तो उस दिशा में 9 की चाल जो है क्या हो जाएगा, उस दिशा में 9 की चाल में धारा की चाल क्या होगा जाएगा, जुट जाएगा, जिस दिशा में 9 चल रही है। तो अर्थात अगर धारा के अनुदिश में बात करें तो वो x + 1 हो जाएगा, और जिस दिशा में धारा के विपरीत दिशा में अगर 9 चलेगी तो वह 9 की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा। ये कैसे क्यों होता है? अगर आप लोग कभी बचपन में नदी में तैरे होंगे, तो नदी में आप तैरे होंगे तो जिस ओर नदी बहता था, मान लेते कि इस ओर नदी बह रहा है, तो जिस ओर नदी बहता था उस ओर अगर आप तैरते थे तो काफ़ी स्पीड में चल जाते होंगे। अगर नदी के विपरीत दिशा में, मतलब जिस ओर नदी नहीं बहती थी उस ओर तैरते थे, तो आपको बड़ी भार पड़ता होगा तैरने में। वो इसलिए होता था क्योंकि वहाँ जो है आपकी चाल में से नदी की चाल घट जाया करती थी, यही आपका। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दूरी निकालने के लिए, अब देखिए x + 1 ये किलोमीटर की चाल से 8 घंटा का समय लेता है, तो मतलब दूरी निकालने के लिए 4 गुना समय। और यहाँ जो है
x-1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे का समय लगता है। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में जितनी दूरी क्या करता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में भी उसको उतनी ही दूरी लगेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब इसे ज़रा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसे अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8x + 8 = 10x - 10। चलिए इसे 8x को उस साइड भेजिए और 10 को इस साइड भेजिए, तो 8 + 10 हो जाएगा और 10x - 8x हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 18 और यहाँ से हो गया 2x। तो अगर x की मान बोले तो ये 18/2 कट के हो जाएगा 9। तो अर्थात 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होगा, ये जो है ये धारा की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। लेकिन ये आंसर नहीं निकला। आंसर हमें सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि एक और यात्रा करने में कुल दूरी पूछा रहा है। तो दूरी निकाल दीजिए। दूरी निकाल के या तो इस पे लगा दीजिए या तो इस पे या इस पे, किसी पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसी पे हम लगा देते। तो 9 + 1 × 8, तो हमारा आ गया 9 + 1। चूँकि 9 चाल था ना, x का वैल्यू हम पुट किए तो 9 चाल हो गया। 9 + 1 10 × 8, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय किया वो नाविक ने, वो नौबला में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे आपका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है ये नंबर सिस्टम से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए यहाँ कहा जा रहा है कि 1 से 100 के मध्य 2 के ऐसे कितने गुणज है जो कि 3 के नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं आपको काफ़ी एक अच्छे कॉन्सेप्ट को भी सिखा के जाऊँगा। कहा जा रहा है कि 1 से 100 के मध्य, सबसे पहले भाषा पे गौर कीजिएगा। यहाँ 1 से 100 के मध्य बोला जा रहा है। इसका मतलब आप 1 को सेलेक्ट कीजिएगा लेकिन 100 को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके मध्य बोला जा रहा है तो 100 से पहले ही होगा, ठीक ना। अगर तक बोलता तो हम 100 को भी सेलेक्ट करते। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 2 के ऐसे कितने गुणज है जो 3 के गुणज नहीं है। सबसे पहले 2 के गुणज निकाल लेते 1 से 100 के मध्य। तो 2 के गुणज निकालने के लिए आपको कोई नहीं, बेसिक से, सिर्फ बेसिक से आपको मैं सिखाता हूँ। चलिए मैं इसे बेसिक से आपको सॉल्व करता हूँ। 2 4 6 इस प्रकार से, और अंतिम वाली जो संख्या होगी वो 98 होगी, क्योंकि 100 को तो हम सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं एक एपी में आप सूत्र जानते होंगे 10th क्लास में, an = सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये सूत्र आप लोग जानते होंगे। an का वैल्यू यहाँ से दिया गया 98 और a का भी मान दिया गया, और n - 1 का वैल्यू हमको नहीं दिया गया, और d का वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रत्येक जगह 2 का अंतर है, 2 हो गया। तो 98, और चूँकि ए का मान तो 2 दिया गया, ए मतलब पहली संख्या, तो 98 में से 2 घट जाएगा, ये 2 इस साइड भाग के रूप में आ जाएगा, तो ये n - 1 यहाँ बचा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 98 में से 2 जाएगा तो ये 96 हो जाएगा। 96/2 = n - 1, ये इससे कट जाएगा 48 बार में। तो अगर n की वैल्यू हम पता करना चाहे तो n = हमारा निकल चुका है 49। तो n का मान 49 निकला। इसका मतलब 2 से जो है 1 से 100 के मध्य 2 से कुल कितनी 2 के कुल कितने गुणज हो गए, 49 गुणज होंगे। अब इसमें से हमें सवाल में कहा जा रहा है कि जो 2 के गुणज है वो 3 के गुणज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 के गुणज को हमको घटाना होगा। तो एक बात हमें बताइए, अगर 3 का गुणज आप घटाने जाइएगा तो उसमें कहा जा रहा है कि वो 2 के गुणज होना चाहिए लेकिन 3 के नहीं। तो अगर 3 से आप सेलेक्ट कीजिएगा, अगर 3 से चालू कीजिएगा, एक बात बताइए, 3 क्या 2 का गुणज है क्या? बोलिएगा नहीं। इसका मतलब हमें 6 से शुरू करना पड़ेगा क्या, ठीक ना। ये 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, इसी प्रकार से होते होते ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 96 तक जाएगा। चूँकि 96 से आगे हम जा नहीं सकते, 108 हो जाएगा, जो कि हम सेलेक्ट कर नहीं सकते। तो चलिए, तो हमारा हो गया। इसके बाद हम इसके बीच की भी संख्या निकाल लेते, तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 96 - 6, चूँकि यहाँ an माइनस किए थे ना, an इसमें से बड़ी में से छोटी, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाए तो उससे भाग दिए थे, तो ये n - 1 का वैल्यू ज़रा आप लोग भी अगर कीजिएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ 90/6 हो गया = n - 1, ये 15 छक्के 90, और n की बात करें तो 15 + 1 = n, यानी n का वैल्यू हमसे क्या निकला है, 16। ठीक, तो मतलब कि ये कुल ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से भी कट रही है, ठीक ना। तो इसलिए मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें सवाल में कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 से 2 का गुणज होना चाहिए, 3 का नहीं। तो हम 49 में से अगर 16 को घटाएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, और आपका आंसर 3, यहाँ 2, 23 मेरा आंसर आएगा। जो कि अगर आप देख रहे हैं कि 23 सॉरी, इसमें 23 नहीं है, इसमें 23 नहीं है, इसमें आंसर डी जो 22 है, जो कि गलत है। आप इसको सही करके 23 बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो आंसर जो दिया गया ये 1 से 100 तक
को सेलेक्ट करके दे दिया, लेकिन यहाँ लिखा गया है मध, लेकिन आपका आंसर यहाँ 1 से 100 तक को सेलेक्ट करके दिया गया। डी नंबर आंसर में आप इसे 22 को काट के 23 बना लीजिएगा, 23, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से ही संबंधित है, 27 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं यहाँ एक बार सवाल को आप लोगों को लिख कर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आपको ये चीज़ गौर करना है कि यहाँ जो अंदर में जो रूट है, रूट के अंदर वाले रूट से पहले सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अगर 2 नहीं भी हो तो उसमें 2 लाना, वो कैसे लाएंगे वो चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए मैं इसे सबसे पहले हल करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे ये आ गया मेरा 13। अब देखिए यहाँ हमें 2 लाना। एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि रूट से बाहर अगर 4 रहता है तो उसे रूट के, ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 4 रहता है तो उसे बाहर लाते हैं तो 2 कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कहते हैं कि रूट के अंदर 2 गो संख्या अगर गुणनफल के रूप में हो, गुणज के रूप में हो, तो उसमें से एक संख्या निकल होता है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं अगर रूट के बाहर एक संख्या हो, उसे अंदर भेजना हो, तो वो 2 संख्या बन जाएगी रूट के अंदर। जी हाँ। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 गुने 2 है, 4 का मतलब, तो हमें सिर्फ 2 रखना है। 1 2 को हमें रूट के अंदर भेजना है, तो 1 और 2 को अगर रूट के अंदर भेजिएगा तो बोलिएगा कि 2 बन जाएगा। ये चीज़ ना 2 बन गया। तो अब यहाँ हमारा आ गया 13 माइनस 2 रूट 2 गुना 4, 4 गुना 10, ये 40 हो गया। अब ये 40 जो आया, इस 40 का ऐसा गुणज करना, ऐसा इसका फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के, जोड़ने के बाद वो जो है 13 आ जाए, मतलब यहाँ वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाए। और जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, यही सवाल, यही सेटिंग करके सवाल पूछा जाएगा, तो आप बोलिएगा 8 पंचा 40, मतलब कि 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। बस आपका आंसर निकल गया। तो यही 8 के ऊपर भी रूट लगा लेंगे और 5 के ऊपर भी रूट लगा देंगे। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो कि आपका आंसर नंबर ए में है। बिल्कुल सटीक आंसर है। हालांकि मैं इसमें और सवाल को बताता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की कार्रवाई यहीं तक रोकता हूं। अगर हाँ आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ के किसी भी सवाल में, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाके कोई भी सवाल हो उसका फ़ोटो खींच के आप हमें भेज सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन करके आपके इंस्टाग्राम पर ही अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से देख पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कल आपसे फिर ऐसे ही धुरंधर क्वेश्चनों के साथ कल फिर मैं आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।